अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है एक शहर हैदराबाद की ऐसी जानी मानी हस्ती जिनका नाम है ख्वाजा बिलाल, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है क्योंकि पहले से ही इनके फैन फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं है शहर हैदराबाद में। यहाँ तक कि हम इंडिया लेवल पर भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल बेस पर भी हम कह सकते हैं। तो बहरहाल एक ऐसी जानी मानी हस्ती जो है आज सच न्यूज़ पे तशरीफ लाई है, तो इनसे जो है हम चंद खुसूसी सवालात करेंगे। आखिर जो है ख्वाजा बिलाल चाहते क्या है, करने वाले क्या है, क्योंकि अब इस वक्त जो है तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी है। हुकूमत आने से कुछ महीने पहले ही जो है ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ था। रिजल्ट आने के बाद ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। वैसे जो है हम आपको याद दिलाते चले कि ख्वाजा बिलाल जो है AIMIM के एक्स कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और कई साल AIMIM पार्टी में जो है काम भी कर चुके हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो या फिर AIMIM के जितने भी MLA हैं, सभी के जो है करीबी दोस्त रहे हैं। लेकिन अचानक से फिर से एक बार इनका दिल पलट गया या मूड पलट गया, जो है फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। ख्वाजा बिलाल साहब जी, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल हमारे नाज़रीन की तरफ से, हमारी तरफ से सबसे पहला सवाल, क्या आप दूर अंदेशी बाखूबी जानते हैं या तो आपको गैबी इल्म है जो इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है? जैसा ही आपको इल्म लग गया शायद आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, कोई गैबी इल्म की बात नहीं है। दरअसल मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, तब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार इस बात की जो है गुजारिश कर रहा था, उनसे ये मेरी जो है इल्तिजा थी कि हल्के असम्बली गोशा महल से कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एक उम्मीदवार उतारे। अब देखिए, अगर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं पसंद था, या मेरी ज़ुबान पसंद नहीं आती, या मेरा चेहरा अगर उनको पसंद नहीं आता, या मैं माजी में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ अगर कुछ वीडियोस बनाया है, तो उसकी अगर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरी वो अदा अगर पसंद नहीं आती थी, तो मुझे नहीं किसी और मुसलमान को जो है उम्मीदवार हल्के असम्बली गोशा महल से बनाते और वो उतारते। देखिए, अगर MLA बनने की चाहत होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से या खुद पर पूछता, भले ही इस मर्तबा नहीं और एक 5 साल इंतज़ार करें, क्योंकि अभी उम्र भी है, थोड़ा यंग भी हूँ, तो और 5 नहीं 10 साल भी इंतज़ार कर सकता था। लेकिन बात यहाँ पर इख्तिदार पे पहुँचने की नहीं है। बात दरअसल यहाँ पे ये है कि हल्के असम्बली गोशा महल से क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। देखिए, बहुत से आपके व्यूअर्स के दिलो दिमाग में शायद ये सवाल होगा कि बिलाल पहले भी जो है मजलिस छोड़े, फिर कांग्रेस ज्वाइन हो गए, फिर मजलिस छोड़े, फिर कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। देखिए, जब मैं पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ा था, उसके बाद जब मेरी रीजॉइनिंग हुई, तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको इस बात को बोला कि आइए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। हमने उसी बुनियाद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शायद आपके माजी में आपको भी याद होगा कि जब कॉरपोरेशन इलेक्शंस हुए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ ग्रेटर हैदराबाद के अंदर उठ रही थी। मोदी, अमित शाह और तमाम जितने जो है फिरका परस्त चेहरे हैं, वो तमाम चेहरे जो है पुराने शहर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत को इजाफा पहुंचाने के लिए वो तमाम लोग हैदराबाद GHMC के अंदर काम कर रहे थे। और आपने नताइज भी देखा कि उनके 45 से ज़्यादा उनके कॉरपोरेटर्स हासिल हुए। तब उस इलेक्शन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमसे कोई गुजारिश की थी कि आइए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। तो हमने उनकी बात पर लब्बैक कहा और उनका साथ देने के लिए हम तैयार हो गए, और उसी वक्त हम भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने में कामयाब भी हुए, और हमने उनका साथ दिया, भरपूर ताउन किया। कामयाब काम है साहब, सीट तो बहुत अच्छे खासे आए। नहीं, यकीनन अगर देखिए, हमारे जैसे लोग भी अगर उस वक्त उनके साथ ना होते तो तादाद में और इजाफा भी होता। यानी बंडी संजय ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा पुराने शहर। अब ये बातें पुरानी हो गई, इसको बनबाजू रखेंगे, फिर अगली कोई गुफ्तगू में इसको लेंगे। वो बंडी संजय के ऊपर मैंने एक मरतबा बोला भी था उस बात को। लेकिन आपने देखा कि उनको जहां तक रोकने में जितना कामयाब जो है हम मुसलमानों का इत्तेहाद हुआ, यकीनन उसको जो है काबिल मुबारकबाद है, और उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत ताउन यकीनन रहा। अब जब असेंबली के इलेक्शंस आए हैं,
देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के हर शहर जाते हैं और हर शहर में वो वहां पर उत्तर प्रदेश में ठहर के कहते हैं कि मैं भाजपा को रोकने के लिए आया, बिहार में ठहर के कहते हैं कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए आया, वो कर्नाटक में ठहर के कहते हैं कि मैं बीजेपी को रोकने आया। ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने का पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है असदुद्दीन अवैसी साहब घूम घूम के ऐलान करते हैं। लेकिन हल्के असेंबली गोशा महल में दारू सलाम आता है। हल्के असेंबली गोशा महल में हमारे 80,000 से ज्यादा हम मुसलमानों के वोट गोशा महल में हैं। हल्के असेंबली गोशा महल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 कॉरपोरेटर्स हैं। हल्के असेंबली गोशा महल में सवों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां पर इफ्तिदाई के सदर मोहतमदीन मौजूद है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी 80,000 वोटरों की तादाद के बावजूद भी वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है। लेकिन आप देखिए, अजहरुद्दीन को हराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। राजेंद्र नगर जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है। आप बताइए, क्या हमको अजहरुद्दीन को हराना जरूरी था या हमको ये मलून राजा सिंह को हराना जरूरी था? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, यकीनन मिलेगा, लेकिन इसके जवाब के बदले में आपको यह मिलेगा, हमारी हिकमत अमली को समझो। जब आप यहां पर हिकमत अमली की बात करते हैं और यहां पर हिकमत अमली के नाम पर आप भारत बीआरएस का अगर आप साथ देते हैं, तो फिर क्यों उत्तर प्रदेश जाकर उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को उतारते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 19,000 मुसलमान हैं? उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी असदुद्दीन अवैसी साहब अपना उम्मीदवार खड़ा करे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को खड़ा करें जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 मुसलमान हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार को खड़ा करें जहां पर 50,000 से यानी ज्यादा की तादाद में नहीं, 50,000 से कम की तादाद में जहां पर मुसलमान हैं, वहां पर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर क्यों हिकमत अमली याद नहीं आती? दरअसल हकीकत यह है कि अगर आप हैदराबाद की माजी को भी अगर आप टटोल के देखेंगे तो हैदराबाद के अंदर हमेशा हैदराबाद की क़यादत ने हमेशा से एक ऐसे फ़िरक़ा परस्त चेहरे को जिंदा रखा कि वो फ़िरक़ा परस्त चेहरा, चाहे वो आले नरेंद्र की शक्ल में हो, चाहे वो बदमबाल रेड्डी की शक्ल में हो, चाहे वो बंडारू दत्तात्रेय की शक्ल में रहो, या फिर ये इसमलून राजा सिंह की शक्ल में हो, या फिर इससे पहले किशन रेड्डी की शक्ल में हो। आप देखिएगा तारीख़ हैदराबाद अगर आप टटोल के देखेंगे तो उसके अंदर हैदराबाद के अंदर हमेशा एक फ़िरक़ा परस्त चेहरे को जिंदा रखा जाता। क्यों जिंदा रखा जाता? ताकि आपके मेरे मासूम और जज्बाती मुसलमानों को वो फ़िरक़ा परस्त चेहरे को दिखाकर उसके नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भरपूर वोटों की तायद हासिल होती रही। देखिए, जैसे ही एक फ़िरक़ा परस्त, अब मान लीजिए असदुद्दीन अवैसी साहब की तैयारी है कि टी राजा सिंह को हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट के हैसियत से जो है बीजेपी का उम्मीदवार बनाए। आप बताइए, अगर राजा सिंह वो हैदराबाद का जो है बीजेपी का कैंडिडेट बन जाता है एमपी इलेक्शन का, तो मेरे और आपके जैसे, हमारे आपके व्यूअर्स के जैसे कई मासूम मुसलमान हम हमारे डेवलपमेंट को भूल जाएंगे। हम हमारे मैनहोल, हमारे ड्रेनेज, हमारे सड़कें, हमारे नाले, हमारी बढ़ती हुई आबादी के दौरान क्राइम्स, हम ये तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा, मुसलमान मुत्तहिद होकर निकल के राजा सिंह की नफरत में किसी मुसलमान को कामयाब कर देगा। और ये सेंटिमेंट जो है ये असदुद्दीन अवैसी साहब बखूबी समझते हैं। क्यों? तारीख हैदराबाद भी यही कहती है हमको कि हैदराबाद के अंदर जब जब मुसलमानों के अंदर एक इनकलाब पैदा होता है, जब जब मुसलमानों के अंदर गुस्सा पैदा होता है, जब जब मुसलमान ये क़यादत से सवाल करता है, क़यादत को पूछता है कि बताओ 50 साल हमने आपको इख्तिदार दिया, आपने नालों के अंदर कितना काम किया, 50 साल हमने आपको इख्तिदार दिया, बताओ पुराने शहर के मुसलमानों की पसमानदगी के लिए आपने क्या काम किया, तब एक फ़िरक़ा परस्त चेहरे को लाया जाता है और आपके सामने रखा जाता है। वो फ़िरक़ा परस्त चेहरे को देखकर मासूम जज्बाती मुसलमान बड़े ईमानी जज्बे के तहत निकल कर मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करते हैं। मैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रह सकता था इसी बुनियाद पर, क्योंकि जब कॉरपोरेशन इलेक्शन आया था तब बीजेपी को रोकने के लिए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। लेकिन अब जब असदुद्दीन अवैसी साहब के पास अजहरुद्दीन को हराने के लिए कैंडिडेट है और गोशा महल में राजा सिंह को हराने के लिए कैंडिडेट नहीं है, मैं शरफू भाई आपसे और आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसी जमात का साथ देंगे?
खैर चलिए, पहले के वोटर्स में और अब मौजूदा वोटर्स में कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच में तब्दीली आई है, क्योंकि एक जिंदा मिसाल है याकूतपुरे का रिजल्ट, जी जहां पर आज की नौजवान जनरेशन जो है जी वो काफी तादाद में जो है अमजदुल्ला खान को वोट दिए जी और कोशिश रही कि वही एमएलए बने। जी। सोच बदल रही है, जी। क्योंकि सियासत जो है अब आज की न्यू जनरेशन समझ रही है। कोई ऐसे भड़काऊ भाषण में नहीं आ रही है, कोई ऐसे जो है दीनी जज्बाती बातों में नहीं आ रही है, उनको सिर्फ जो है काम से मतलब है। तो अब आने वाले एमपी इलेक्शन में क्या असदुद्दीन अवैसी ही जीतेंगे? कुछ ऐसे इम्कान नजर आ रहे हैं, या तो फिर कांग्रेस पार्टी की जानिब से, यानी आपकी पार्टी भी हम कह सकते हैं, कोई ऐसा एक मजबूत चेहरा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को जो असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ इलेक्शन लड़े? क्या किसी ने सोचा था कि हल्के असेंबली याकूतपुरे के अंदर अमजदुल्ला खान को 45,000 से ज्यादा वोटा मिलेंगी? नहीं मिला था। क्यों पुराने शहर की आवाम मुखालिफत को इतने भरपूर अपना ताउन के साथ जो है मुखालिफत को जो है पुराने शहर की आवाम ने ताउन किया। आप सिर्फ याकूतपुरे की बात मत करिए, मैं पूरे शहर हैदराबाद की बात करूंगा। आप पूरे शहर हैदराबाद का पोलिंग परसेंटेज अगर देखेंगे तो क्यों नहीं पुराने शहर के मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं अपने घरों से बाहर निकले और क्यों नहीं अपने वोटों का इस्तेमाल किया? आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना है। देखिए, जैसे आप ही ने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। आज का नौजवान भी एक डिजिटल दौर में जी रहा है। वो यहाँ बैठकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बिहार वाली तकरीर सुन रहा था। हैदराबाद का मुसलमान असदुद्दीन अवैसी साहब को खामोशी की शक्ल में, वो उत्तर प्रदेश की असदुद्दीन अवैसी साहब की वहां पर जाके भाजपा को जिताने वाली तकरीरों को हैदराबाद का मुसलमान सुन रहा था। देखिए, हैदराबाद का मुसलमान इतना कमजोर और इतना जो है हैदराबाद का मुसलमान, यानी उसको अपोजिशन में कोई उसको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए घरों से नहीं निकले। नहीं निकल के वो लोगों कम हुआ है पहले से, बहुत कम हुआ है। आप देखिए पोलिंग परसेंटेज कम होने की वजह क्या है। शरफुद्दीन साहब, अगर मैं एक आवाम का मकबूल कैंडिडेट हूं, अगर मेरे को आवाम पसंद करती है तो आवाम चाहती है कि नहीं, इस मरतबा हम उसको अपना वोट डालेंगे, तभी आवाम घर से निकलती है और अपने वोटों का इस्तेमाल करती है। लेकिन हमारे मुकाबले में आवाम निकल नहीं रही। देखिए, कौन मुकाबला करेंगे इनके गुंडों का, कौन मुकाबला करेंगे इनकी पुलिस की जुल्म सितम का? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज कांग्रेस की हुकूमत आ गई, वरना जितने लोग मुखालिफत करे थे आज वो तमाम लोग चल्लापल्ली या चंचलगुड़ा में आपको मिल जाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा, मुखालिफत के बावजूद कांग्रेस पार्टी ज़ेर इख्तिदार में आई। आप बताइए कांग्रेस कैसे इख्तिदार में आ गई? 154 उलमाओं ने कांग्रेस की तायीद नहीं की, कांग्रेस की मुखालिफत की। उसके बावजूद हमारी मुस्लिम क़यादत के दो बड़े चेहरे हैदराबाद के, दो बड़े चेहरों ने कांग्रेस की मुखालिफत की और उन्होंने बीआरएस की तायीद की। इसके बावजूद भी 90 लाख की पोलिंग का जो इस्तेमाल हुआ कांग्रेस पार्टी को, उसमें से 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का साथ दिया। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको समझने की जरूरत है। क्या वजह? अब उन उलमा मशाखीन से आप पूछिएगा कि आपने मेरे पास लिस्ट मौजूद है, 158 उलमाए से 54 उलमाए मशाखीन है और दरगाह के सज्जादे नशीन है, जिन लोगों ने लिखत तौर पर बीआरएस की तायीद की, कांग्रेस की मुखालिफत की। उसके बावजूद भी तेलंगाना का मुसलमान उनकी बात को क्यों नहीं सुना? क्योंकि यह डिजिटल दौर का है। डिजिटल दौर के अंदर हर एक नौजवान, हर मेरी माँ, हर मेरी बहन आपके जरिए, किसी और के जरिए, चैनलों के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ये तमाम लोग बैठ के इनकी जाकर जो अदर स्टेट्स में बीजेपी को जिताने वाली जो है काम थे, वो तमाम चीजों को समझकर मुसलमान बेजार होकर अपने घरों से नहीं निकला और वोटों का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, जब बात आ जाती है कि असदुद्दीन अवैसी जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप नहीं, ऐसा कई लोग का कहना है जी, अब हकीकत खुदा बेहतर जाने। वहीं पर जब बात आ जाती है असदुद्दीन अवैसी की, उनको सफाई देने की नौबत आ जाती है तो कसम खाने को तैयार हो जाते हैं। अब बाहिसियत मुसलमान उनकी कसम पे तो भरोसा कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, आपको यहाँ पर कसम बोलते कोई ईमानी झगड़ा नहीं हो रहा है जी। आप सबसे पहले मजहब को और सियासत को अलग अलग करके बात करिए जी। मजहब बिल्कुल एक अलग चीज है और एक पॉलिटिक्स, सियासत एक अलग चीज है। सियासत के अंदर हमको सोचना है, समझना है, देखना है और सियासत के अंदर हमको सही फैसले करना है। अब आप बताइए, मैं उन कसम भी खाते, उन्होंने सब कुछ करते, उसके बावजूद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बताइए
30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके वहां पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और 1500 वोट, 150 वोट, 2000 के नीचे वोट, 1000 के अंदर वोट। अब हाल ही में राजस्थान के हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने उम्मीदवार को वहां पे खड़ा किया। आप देखिए वहां पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो कितने वोटों से हारा, 700 चिल्लर वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा। देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार 90,000 वोट लिया, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 90,000 वोट लिया। ये दोनों 90,000 वोट ले चुके। बीच में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राजस्थान का सदर जो हवा महल का उम्मीदवार था वो बीच में जाके अपना जो है नॉमिनेशन डालता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके लिए तकरीर करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस क्रूशल टाइम में हैदराबाद के अंदर, जहां नामपल्ली के अंदर फेरोज खान का जो है दबदबा दिखते आ रहा था, जहां पर याकुतपुरे के अंदर अमजदुल्ला खान के जो है बढ़ते हुए कदम को दिखा जा रहा था, उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस क्रूशल टाइम में तेलंगाना छोड़ के राजस्थान के हवा महल जाते हैं और वहां पर इलेक्शन में अपनी तकरीरें करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं और पैदल दौरे करते हैं। आप बताइए राजस्थान के सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सदर है राजस्थान को, उसको कितने वोट मिले? 900 वोट मिले। वो 900 वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार हारा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। और वो जिताने के लिए ये दोनों भाई जाके वहां मेहनत करने के बाद 900 वोट जो है राजस्थान के सदर को हासिल हुए। आप बताइए क्या ये हमको समझने की जरूरत नहीं है? जब हम ये चीजें समझकर आपके जैसे सोशल मीडिया पे कहते हैं तो फौरन आ जाते कि मेरे पास कसम खाने के लिए जगह है, मैं कसम खा लेता हूँ, चलो तुम ये बात, मैं कसम खाने के लिए फलानी जगह बैठ के कसम खा लेता हूँ। देखिए कसम आप तब खाइए तब आपको जो है ईमान के अंदर कुछ सवालात पैदा हुए तो आप कसम खा के आप बताइए, आपके ईमान के अंदर जो है कुछ नुक्स निकाला जाता तो आप जब आके कसम खा के बोलिए कि नहीं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं ईमान के अंदर ये बात नहीं बोला, मैं तकरीर में ये बात नहीं करा। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि आप अपनी सियासी मकबूलियत के लिए कसम का इस्तेमाल करते तो आप क्या भरोसे की बात करेंगे इसमें शरफुद्दीन साहब? चलिए बहुत अच्छी बात रही। अब जहाँ तक सवाल हुए अपने जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आपने कई टिप्पणी की है, अब से हमारा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि मौजूदा जो है तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है जी। अब चबूतरा सियासत भी बहुत मशहूर है हैदराबाद की, वहां पर जो है इस तरह के बातें हो रहे हैं कि भाई 6 महीने में, साल भर के अंदर जो है कांग्रेस की हुकूमत गिर जाएगी, कुछ एमएलए बिक जाएंगे, फिर से जो है बीआरएस हुकूमत फॉर्म हो जाएगी, बीजेपी की सपोर्ट लेगी, एमआईएम की सपोर्ट लेगी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, हकीकत में गिरेगी आपकी हुकूमत या नहीं? तो फिर आपने भी कुछ सोच रखा? मैं अब आपका सवाल सुन के मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि कांग्रेस की हुकूमत गिर जाए गिर जाए, ताकि हैदराबाद की और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बात समझ में आ जाए कि आपके सवाल में ही आप ये कह रहे हैं कि बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम ये तीनों मिलके हुकूमत बनाएंगी। तो इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत गिरे, ताकि ये बीजेपी, एमआईएम और बीआरएस ये एक ही चेहरा है, ताकि हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये बात समझ में आ जाए। नहीं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये हकीकतन पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन मजबूरी है। देखिए कैसे आप बताइए, 64 एमएलए कांग्रेस के साथ है और बीआरएस के पास 39 एमएलए है, बीजेपी के साथ 8 एमएलए है और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 7 एमएलए है। ये तमाम तीनों भी अगर एक हो जाए तो वो 62 का जो फिगर है ना उसको टच नहीं कर पाएंगे। और आप क्या समझते हैं कौन ऐसी रूलिंग पार्टी में एमएलए होगा जो रूलिंग पार्टी को छोड़ के चिचोरी पार्टी में आएगा? आप बताइए कौन? देखिए ये पॉलिटिक्स है, चढ़ते हुए सूरज के साथ हर कोई दौड़ता और ये तमाम लोग जानते हैं। अब मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे बीआरएस के बड़ी तादाद के एमएलए हैं जो कांग्रेस में ज्वाइन होंगे, बड़ी तादाद में है। ऐसे बहुत से बीआरएस के एमएलए हैं जो बड़ी तादाद में इस वक्त वो लोग कांग्रेस में ज्वाइन होंगे। अब वो लोग कोशिशें भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम ज्वाइन हो गए तो शायद मिनिस्ट्री मिल जाएंगी। नहीं, उस बुनियाद पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनतों से, मुसलमानों का भरपूर ताउन के बाद कांग्रेस तेलंगाना में ज़ेर इख्तिदार आई। और जहां तक मैं रेवंत रेड्डी साहब को जानता हूं और समझता हूं, आपके चैनल के जरिए मैं आज सबसे पहले एक बात का ऐलान कर देना चाहता हूं कि रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट बोला गया, रेवंत रेड्डी को आरएसएस का टिल्लू बोला गया। रेवंत रेड्डी पे जितने इल्जामात लगाना चाहते थे तमाम ने मिलके लगाया,
बशमूल KTR ने, KCR ने, कविता ने, हरीश राव ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, पूरों ने मिलकर उनके ऊपर इल्जाम लगाया। क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आज से 8 दिन पहले कायम हुई, सबसे पहला काम क्या हुआ कोई जानता है? तबलीगी जमात को रेवंत रेड्डी साहब ने सबसे पहला बजट, अगर कांग्रेस की हुकूमत में सबसे पहला अगर कुछ काम किया गया तो वो तबलीगी जमात का जो परगी में आज मरकज है 6, 7 और 8 को जो तबलीगी जमात का उनका कन्वेंशन है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है सबसे पहला काम किया। क्या कोई ये बात को जानता है? कोई बोल सकता है? आप बताइए, आप RSS टिल्लू बोलने वाले लोग, आप बताइए, क्या कभी आपके मामू जान ने कभी जो है ऐसा काम किया? कांग्रेस की अगर हुकूमत जेर इख्तिदार आई है तो कांग्रेस ये बात अच्छे से समझती है कि मुसलमानों ने भरपूर ताउन अपने वोटों का इस्तेमाल किया, तभी जाके आज रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ये इस बात का एहसास रेवंत रेड्डी साहब को बखूबी है। नहीं, जहां तक रेवंत रेड्डी साहब का सवाल है, हमने इलेक्शन से पहले ही सुना था कि रेवंत रेड्डी साहब जो है हर साल अपने जाती खर्चे पे 5 मुसलमान को हज के लिए रवाना भेजते हैं। सही बात में किस हद तक सच्चाई आप बोल सकते हैं? देखिए, उनकी जाती, अल्लाह उसका उनको अजर थे, अल्लाह उससे जो है उनको यानी वो जो नेक काम करते हैं वो तो अब से नहीं है, वो जब पहले तेलुगु देशम के MLA थे और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जो है MLA इस मरतबा मुंतखब हुए हैं, वो जो है उस जगह से, अब ये बातें सोशली नहीं बोली जाती, कुछ बातें होती है। जब बात अच्छाई की आ रही है तो अच्छाई, देखिए इंसान की अच्छाई बताना बहुत अच्छी चीज है। देखिए, आज तो चीफ मिनिस्टर बन के 10 दिन हुआ, लेकिन ये जो काम है उनका पिछले 20 साल से चलता है। अच्छा, हर साल जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 लोगों को उम्रे के लिए रवाना करते हैं। मैं यहाँ किसी पे जाती तनकीद नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ हमारी क़यादत किसको भी जाती है किसको नहीं भी जाती है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। यहाँ की क़यादत, जी हाँ, हैदराबाद की क़यादत की बात कर रहा हूँ। वहां तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब किसी को उम्रे पे भिजाते हैं, लेकिन यहाँ की क़यादत को हैदराबाद के अंदर कुछ अहले खैर हजरात है, वो उम्रे को लेके जाते हैं। अच्छा, वो उम्रे को लेके जाते हैं। गरीब है लोग? नहीं, गरीब नहीं, इनके चाहने वाले बहुत है, वो लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी क्लॉक टावर जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में कमरा भी बुक कराते हैं, 5 स्टार होटल में रखते भी हैं। हैदराबाद के जो लीडर्स थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए उसके फोटोज भी वायरल हुए। अच्छा, कुछ हैदराबाद के जो है रसूखदार सरमाएदार लोग हैं जो है हमारे लोगों को ले आके उम्रा करा के लाते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, गरीब क़यादत है यहाँ की, बताना मैं ये चाह रहा हूँ, वो बेचारा तो जो है 5 गैर मुस्लिम होके 5 को जो है उम्रे को लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर तो इनको तो कोई और उम्रे को लेके जाता है। अच्छा, चलिए, नसीब है उनकी भी फ्री में उम्रा कर ले रहे हैं तो माशाल्लाह। शरफू भाई, आखिरी में बस आपके चैनल के जरिए मैं एक सवाल आपसे और आपके तमाम नाजरीन से करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के हैदराबाद में, तेलंगाना में कितने MLAs हैं? बच्चे को मालूम है 7 MLA है, क्योंकि कई सदियों से सुनते आ रहे हैं 7 ही है। शरफू भाई, मैं आपको यहाँ दुरुस्त करना चाहता हूँ, दरअसल ये 7 MLA नहीं है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला 8 MLAs हैं। लीगली तो 7 है ना साहब? लीगली हो या अनलीगली हो, जो भी हो, इनकी 8 MLAs है और 8वें MLA का नाम राजा सिंह गोशा महल का है। आप उसके खिलाफ में उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हैं, ये सबूत आपने दिया कि वो आपका MLA है। आपको अजहरुद्दीन को हराना जरूरी है, आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। आपको शब्बीर अली को हराना जरूरी है, आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। आपको फिरोज खान को हराना जरूरी है, आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। आपको अमजदुल्ला खान को हराना जरूरी है, लेकिन आपको राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं है। सवाल करना चाहता हूं शरफू भाई, मैं आपके चैनल के जरिए आपके तमाम नाजरीन को सवाल करना चाहता हूं कि गोशा महल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को क्यों नहीं खड़ा करा? इसका जवाब जब तक हम जैसे लोगों को नहीं मिलेगा शरफू भाई, तब तक हम इनके बारे में यकीनन बोलते रहेंगे। और हम उस जमात का साथ बिल्कुल नहीं दे सकते शरफू भाई जो जमात गुस्ताख रसूल का साथ देती है, उसके खिलाफ में अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करती है। और आप कहते हैं कि चलो मुसलमानों का साथ दो। आप बताइए, आज वो पॉलिसीज कहाँ थी? सालार मिल्लत मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब 50 साल उन्होंने जमात की सदारत की। उनके जेर सदारत हैदराबाद में कई मरतबा मेयर बना। उनकी जेर सदारत हैदराबाद के अंदर 5 के करीब MLAs जो है मुंतखब है। बताइए, मैं आपके नाजरीन के जरिए मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने कभी
हैदराबाद, तेलंगाना, मुत्तहिद आंध्र प्रदेश छोड़कर कभी बाहर जाके इंतखाबात में हिस्सा लिया? क्या उन्होंने कभी बीजेपी को जिताने के लिए कोई काम किया? क्या देखिए, सालार से बड़ा लीडर तो आज भी नहीं है, ना हो सकता। मैं ये बात को गवाही के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सालार की आइडियोलॉजी, उनकी जो थॉट थी ना, उसी से मुतासर होकर पुराने शहर की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने सरों पर बिठा कर रखा हैदराबाद के अंदर। लेकिन आप बताइए, सालार की दूरअंदेशी देखिए कि सालार कभी अपनी पिछली 50 साल क़यादत में, सदारत में, सालार ने कभी महाराष्ट्र की तरफ कदम नहीं डाला। कई लोग आके गुलबर्गा से कहते थे सालार को कि सालार आप गुलबर्गा से अपना उम्मीदवार खड़ा करिए। सालार बोलते थे नहीं, वहां पर एक मुस्लिम एमएलए है, जाओ, उसका नाम खमरुल इस्लाम है, उसका साथ दो। कई लोग उत्तर प्रदेश से आके कहते थे सालार को कि सालार आप चलिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आप जमात का साथ दीजिए। सालार कहते थे कि नहीं, वहां जाओ, वहां आजम खान मुसलमान एमएलए है, आप जाइए, मुसलमान मिनिस्टर है, आप जाइए, आजम खान का साथ दीजिए। कई लोग सालार को आके कहते थे सालार आप आसाम चलिए। सालार कहते थे कि नहीं, वहां बदरुद्दीन अजमल, वहां पर जो है एक मुस्लिम लीडर है, आप जाइए, बदरुद्दीन अजमल का साथ दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी की इतने तकरीरें आप उठा के देखिए, इतने सोशल मीडिया के आप उनके जो है वीडियोस उठा के देखिए, इतने नेशनल मीडिया के जो है आप उनके डिबेट्स उठा के देखिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से आज तक किसी मुस्लिम लीडर की तारीफ या ताईद आपने कभी सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? वो नहीं चाहते हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम लीडर पैदा हो ताकि इनका जो है टीआरपी कम हो जाए। ये नहीं चाहते असदुद्दीन ओवैसी साहब। इस वजह से हर मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ में अपना मुस्लिम कैंडिडेट डालते हैं। अबू आसिम आजमी के खिलाफ डाला, चंचलगौड़ा ग्राउंड में ठहरकर आजम खान को 71 गालियां दी गई, आजम खान के खिलाफ अपने कैंडिडेट को डाला, आरिफ नसीम खान के खिलाफ अपने कैंडिडेट को डाला, मसूद अजहर के खिलाफ में अपने कैंडिडेट को डाला, गुलबर्गा के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार कनीज फातिमा के खिलाफ अपने कैंडिडेट को डाला। हर मुस्लिम लीडर के खिलाफ में अपना कैंडिडेट डालते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की आज की आइडियोलॉजी है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की साहब की आइडियोलॉजी उठा के देखेंगे कि कोई लोग आके अगर बोलते तो बोलते नहीं, तुम्हारे मुस्लिम एमएलए का साथ दो, जाओ। कोई आके बोलते तो नहीं, तुम जाके मुस्लिम जो है तुम्हारे लीडर का साथ दो। ये फर्क हो गया तब और अब, जबकि ईमानदारी सियासत में और आज की बेमानी पॉलिटिक्स के अंदर, आज बेमानी पॉलिटिक्स ये बच्चे बच्चे को समझ में आ रही है। आज नहीं तो पार्लियामेंट इलेक्शन में समझ में आएगी, नहीं तो 5 साल बाद समझ में आएगी। लेकिन लोगों को बोलने का काम आप जैसे चैनलों वाले जो जमीनी सतह से उठकर, मैं खुद भी सच न्यूज का बहुत बड़ा फॉलोवर हूं। मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं सच न्यूज जब देखता हूं तो इसके अंदर आप किसी की तायीद नहीं करते, आप जो हकायक है हकायक बताते हुए चलते। तो आप जैसे रिपोर्टरों की वजह से ही शरफू भाई आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे जैसे लोग जो इनके खिलाफ बोला जाता, इनकी आवाज को सुना जाता। वरना क्या अखबार एहतमाद हमारी न्यूज छापेगा? वरना क्या हमारे खिलाफ में 4TV हमारे खिलाफ में बताएगा? नहीं। मैं इसके लिए सच न्यूज के जो है चैनल का, मैनेजमेंट का, उनकी टीम का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा आप लोगों ने हक की आवाज को बुलंद करते रहा और उसी के बदले आपको आवाम की बेइंतहा मोहब्बत मिलती रही। तभी आपके लाखों फॉलोअर्स है, तभी आपके एक एक वीडियोज पे लाखों व्यूज मिलते हैं। इसके लिए काबिल मुबारकबाद है आप। चलिए, आपने जो है सीधे सीधे कसूरवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को खड़ा कर दिया। अब हैदराबाद की आवाम करे तो क्या करे, क्योंकि हैदराबाद की आवाम ये समझती है कि उतना काबिल लीडर जितना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी काबिलियत रखते हैं, उनके टक्कर का कोई लीडर मिलेगा तो हम उसको वोट डालेंगे। हाई नजर नहीं आ रहा है। क्या ख्वाजा बिलाल नहीं लड़ सकते? क्या ख्वाजा बिलाल टक्कर नहीं दे सकता असदुद्दीन ओवैसी को? नहीं अशरफू भाई, यहाँ पर टक्कर और काबिलियत की बात नहीं है। देखिए, क्या किसी ने सोचा था कि अमजदुल्ला खान एक मामूली, कई लोग उसको जो है कई नामों से पुकारते थे, लेकिन अमजदुल्ला खान जब इंतखाबात में आया 15 दिन के अंदर माहौल बदल के रख दिया। 15 दिन के अंदर ये बता दिया 808 वोटों से हारा। बल्कि मैं अमजदुल्ला खान को हारने वाला जो लफ्ज है ना, मैं ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अमजदुल्ला खान के पास पूरे 45,400 चिल्लर जितने वोट है, पूरे वोट अमजदुल्ला खान के पास ईमानदारी के वोट है। और जहां तक मैं खुद भी याकूतपुरे का कॉरपोरेटर रहा, मैं खुद भी जनाब मुमताज अहमद खान साहब का जो है मैं इलेक्शन एजेंट भी रहा याकूतपुरे के लिए, और मैं खुद याकूतपुरे का रिहायशी हूं। मैं याकूतपुरे के अंदर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पला, मेरे कारोबार याकूतपुरे के अंदर है। तमाम चीजें याकूतपुरे के होने के बाद मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि इस मरतबा याकूतपुरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 12 से 15 हजार वोटों को बोकसिंग के नाम पर इस्तेमाल किया। अगर जेन्युइन पोलिंग होती, अगर वो 12,000 वोट
बोकसिंग में अगर नहीं जाते तो अमजदुल्ला खान 11,000 की लीड से जीतता था याकुतपुरा। दरअसल ये हार याकुतपुरे वालों, खुद एक याकुतपुरे का तमाम वोटर जानता है इस बात को कि हमने अमजदुल्ला खान को हराया नहीं, बल्कि हमने अमजदुल्ला खान को ताकत दिया। वो गाजी मिल्लत मरहूम रहमानुल्लाह खान साहब का बेटा है, यकीनन बड़ा जिद्दी खान है वो, और वो जिद्दी खान को जहां तक मैं उनको भी जानता हूं, वो खान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो खान एक क्या इलेक्शन लड़ा, रात के 12-12 बजे आपको जीते हुए एमएलए चबूतरों पे मिलेंगे। एक क्या अमजदुल्ला खान इलेक्शन लड़ा, आप देखिए रात के 2-2 बजे तक जो है, अगर कोई फोन करके बोला कि साहब, एमएलए को फोन करके बोला कि साहब हमारे घर की जो है लाइट बंद हो गई, बोल तो एमएलए उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहा, उसको कॉन्फ्रेंस पे रख के, लाइट वालों को कॉन्फ्रेंस पे रख के काम करवा रहा। कई लोग फोन करके बोल रहे हैं कि साहब फलानी जगह मेरा जो है ऑटो की मैं ईएमआई नहीं बना, फौरन एमएलए साहब ठहरो, तुम परेशान हो, दूसरे दिन सुबह में मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम्हारा नंबर नोट कर लेके फौरन लेके जाके 20-25 हजार जो बनना है ऑटो वालों को बनते रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक खाली अमजदुल्ला खान इलेक्शन लड़ने के नतायज है ये। अगर अमजदुल्ला खान जीत जाता तो आप सोचिएगा, वो एक हल्के का एमएलए नहीं होता, वो 7 हल्कों का एमएलए होता। आपके घर पे लाइट जाती तो अमजदुल्ला खान, चाहे आपका घर हैदराबाद के किसी भी शहर में रहो, पार्लियामेंट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहो आपका घर, अमजदुल्ला खान ये नहीं पूछता कि आप कहां से बात कर रहे हैं, अमजदुल्ला खान काम करता। ये वो अमजदुल्ला खान है, जहां तक, क्योंकि मरहूम गाजी मिल्लत का जो है बेटा है वो, और काम करने का तरीका भी उसको मालूम है, और काम करने का ढंग उसके पास आता है, काम करने का जज्बात है उसके पास। इसी वजह से अवाम की बेपनाह मोहब्बत देखो, 15 दिन के अंदर अवाम ने अमजदुल्ला खान को 45,000 वोटों से नवाजा है। यकीनन, जैसे मैं परसों अमजदुल्ला खान की तकरीर सुन रहा था कि वो कहा कि 45,000 लोगों का वोटर हूँ, एमएलए हूँ, वो यकीनन पूरे याकुतपुरे के लोगों का एमएलए है, क्योंकि याकुतपुरे के लोग जानते हैं कि बोकसिंग की बुनियाद पर आज अमजदुल्ला खान हारा है, वरना अमजदुल्ला खान 11,000 की मेजोरिटी से अमजदुल्ला खान जीतता था। अब क्या अमजदुल्ला खान एमपी इलेक्शन में भी खड़े होंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी से कोई जानदार कैंडिडेट आएगा एमपी इलेक्शन में? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि कांग्रेस पार्टी का भी अपना एक उम्मीदवार जो है, या हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के क्या अंदर। कांग्रेस पार्टी ख्वाजा बिलाल को इस काबिल समझती है? नहीं, अभी मैं जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत नया हूँ, अभी मुझे थोड़ा वक्त और कांग्रेस पार्टी के अंदर आप लोग गुजारने दीजिए। अभी पार्टी आई है, इंशाल्लाह और एक 10-15 साल तो पार्टी हमारी रहेगी। जब रहेगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर बहुत से काम किए। एक नाम सुर्खियों में आ रहा है हैदराबाद की एमपी सीट को लेकर जी। वो नाम है एक टॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस विजय शांति। जी, विजय शांति शायद इस बार हैदराबाद से एमपी इलेक्शन लड़ेंगी, क्या ये बात सही है? देखिए, जो भी हो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, पार्टी अपना जो है, यकीनन पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, पार्टी का काम करने का तरीका होता है, और जो पार्टी का हुक्म होता है, पार्टी के हुक्म के हिसाब से यकीनन काम किया जाएगा, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, उसके लिए यकीनन काम करेंगे, पार्टी के नाम पर उसके लिए जो है आवाम के दरमियान में जाएंगे। और जैसे असेंबली इलेक्शन के अंदर वो तमाम लोगों ने, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाइयों हो, तमाम ने मिलकर जैसे कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, यकीन है कि इस मरतबा आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी तमाम लोगों कांग्रेस का साथ देंगे यकीनन। खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा बिलाल साहब सच न्यूज़ पे तशरीफ लाने के लिए। यूं ही आते रहिए, यूं टीआरपी बढ़ती रहेगी हमारी भी, और बड़ा मजा आता है आपके साथ गुफ्तगू करने में। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जो है सच न्यूज़ के आज ऑफिस आया हूँ। शरफू भाई से बहुत दिन के बाद मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी आपका एक जो है फॉलोवर हूँ, आपके न्यूज़ देखता हूँ। शरफू भाई की खूबसूरती अल्लाह कायम रखे हमेशा, शरफू भाई की मुस्कुराहट हमेशा अल्लाह कायम रखे। शुक्रिया तमाम, बहुत बहुत शुक्रिया।